الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيम। जज़ाकुम अल्लाह अहसनल जज़ा। हाफिज़ कारी वलीद हसन साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में तलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल कर रहे थे। और हाफिज़ कारी वलीद हसन साहब जब तलावत कर रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम किसी खलीजी मुल्क में मौजूद हैं और वहाँ पर किसी कारी जो है वो खुशहाली के साथ अंदाज उनका बिल्कुल वैसा। और मेरा ख्याल है वलीद साहब को किरत पे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है जी। तो बहुत बेहतरीन, बहुत 5 बार पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इस वक्त खुद उस्ताद की हैसियत से जामिया बनूरिया आलमिया से वाबस्ता भी हैं। तो हफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आज प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं खूबसूरत बात से, खूबसूरत कौल। और सबसे खूबसूरत क्या हो सकता है वो हदीस मुबारक है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हलाल खाने या पानी से किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाया, फ़रिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम शब क़द्र में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने हलाल कमाई से लोगों को इफ्तार करवाने का एहतमाम किया जाए। बिल्कुल, और वो चाहे खजूर हो, पानी ही क्यों ना हो, इंतज़ाम कीजिए उसका, क्योंकि आप देने वाले बने और आना फिर खुद ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि रब से तिजारत होती है आपकी, जितना आप देते हैं रब आपको उतना नवाजता है। तो इसी खूबसूरत बात के साथ अब प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और बहुत सारे अहम मामलात जिन पर आज हमने बात करनी है और कुछ शायद है कुछ समाजी मसाइल हैं उनसे जुड़े मामलात हैं। माह मुक़द्दस भी है और ऐसे में कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए जितनी हो सके आसानी पैदा की जाए। लेकिन इस सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि इस माह मुक़द्दस में गैस किल्लत, लोड शेडिंग ने आवाम को बेजार कर दिया है। सहर व अफ्तार में ऐलान के बावजूद गैस की बंदिश मुसलसल हठधर्मी के साथ जारी है। दूसरी जानिब सिंध और बलोचिस्तान के सारिफीन के लिए गैस मज़ीद महंगी करने की तैयारी भी कर ली गई है। और अगर आज कराची और 20 मार्च को कोयटा में इस पर समाअत होनी है, शहरी महंगी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करके सहर व अफ्तार की
तैयारी करने पर मजबूर हो गए हैं। ऑफिशियल नुमाइंदगान हैं या फिर जहाँ पर ओहदेदार हैं, उनसे फिर हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या वजह है कि एलानिया जो है कहा गया कि भाई लोड शेडिंग नहीं होगी माह मुकद्दस में, फिर भी हो रही है और कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। रमज़ान मुबारक, उसका शेड्यूल और शेड्यूल होने के बावजूद भी गैस जो है वो नहीं घरों में आ रही। सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आवाम इस उम्मीद में थे कि रमज़ान मुबारक में मौसम की अब तब्दीली हो चुकी है, गैस लोड शेडिंग में कुछ कमी आएगी, लेकिन रमज़ान में चंद घंटों की गैस ही मिल पा रही है। क्या आवाम इसी रूटीन के साथ जीना सीख लें या आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, देखिए जी, मौसम की तब्दीली के साथ डेफिनेटली गैस के जो औकात कार हैं अवेलेबिलिटी की, उनमें बेहतरी भी आई है। ऐसा नहीं, जब सर्दियों में हमारा लोड बढ़ जाता है तो स्पेशली हमारा जो बलूचिस्तान के अंदर हमें एक्स्ट्रा 100-150 MMCFD देनी पड़ती है, वो मौसम के बेहतर होते होते वो आने सिस्टम में वापस आ जाती है, क्योंकि बतदरीज हमारी वापस आना शुरू हो गई है। वो कि सर्दियाँ गई नहीं है बलूचिस्तान से अभी तक, लेकिन वाकई कमी वाकई हुई है, तो वो हमें बेनिफिट ज़रूर मिला। लेकिन आज भी अगर हम आज बात करें 18 मार्च की, तो आज भी जो हमारा डेफिसिट है वो 250 MMCFD का है। तकरीबन 1070 हमारे सिस्टम में डिमांड है और तकरीबन 820 हमारे सिस्टम में गैस की अवेलेबिलिटी है। तो ये जो 250 का डेफिसिट है, ये एक चैलेंज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम हर वक्त हर सारिफ को गैस नहीं दे सकते। यही वजह है कि रमज़ान शरीफ के अंदर हमने औकात कार पहले तय किए कि हम अपने सारिफिन को गैस उन औकात में ज़रूर फराहम करें जिनमें सहूर की तैयारी होती है या इफ्तार की तैयारी होती है या इवन सुबह के वक्त के नाश्ते की तैयारी होती है, क्योंकि जाहिर बात है हर आदमी सलमान साहब, इस वक्त सुई सदर्न गैस सप्लाई की तकसीम किस तरह है? घरेलू सारिफिन को कितने फीसद और इंडस्ट्रीज को कितने फीसद गैस दी जा रही है? देखिए जी, अगर हम इसका एक पाई देखें, पाई चार्ट बनाएं कि हमारे पास अगर 100 गैस है तो किस परसेंटेज के तहत आप पूछ रहे हैं, तो 56% जो हमारी गैस है वो हमारे डोमेस्टिक सारिफिन को जाती है। इसी तरह 40% जो गैस है वो हमारे इंडस्ट्रियल सारिफिन को जाती है और बाकी 2% जो हमारी कमर्शियल को जाती है और 2% जो है वो पावर सेक्टर को। तो ये कॉम्पोजिशन है उन चारों सेक्टर्स के अंदर जो हम गैस। सुई सदर्न गैस खुद सिलेंडर सप्लाई सर्विसेज चला रहा है, आवाम को इस पर भी आपसे शिकायत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेंडर सप्लाई का काम गैस सप्लाई कंपनी होते हुए मफादात का टकराव दिखाई देता है। जी, अच्छा, वो आपने ये सवाल पूछा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को आपके चैनल की तवज्जो से बताएं कि लोगों के जहन में इस तरह की अगर कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो। जो घरों में गैस सप्लाई हो रही है, कुदरती ईंधन है, कुदरती गैस है, जो कि ज़ेर ज़मीन कुओं से हासिल की जाती है, इंडिजिनस गैस जिसे कहते हैं, कुदरती गैस। और जो ये आप सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, LPG सिलेंडर्स की बात, ये एक बिल्कुल डिफरेंट कमोडिटी है। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसका कोई ताल्लुक नहीं ज़ेर ज़मीन गैस के साथ, कोई मुकाबला ही नहीं। ये एक अलग कमोडिटी है, वो एक अलग कमोडिटी है। जैसे पेट्रोल अलग चीज़ है, डीजल अलग चीज़ है, इसी तरह से ये भी चीज़ें अलग अलग हैं, ये अलग अलग मीडियम्स हैं इनके। तो ये कहना, ये समझना कि जी वो जो गैस है SSGC की जैली कंपनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका नाम SLL है, SSGC LPG लिमिटेड नाम है उसका। लेकिन ये कंपनी जो काम कर रही है वो मार्केटिंग करती है, पहले तो वो इंपोर्ट करती है LPG, पोर्ट कासिम पे हमारा टर्मिनल है, वहाँ पे वो बर्थ पे आता है, हम उसको डाउनलोड करती है वो कंपनी वहाँ पे, उसके बाद उसको पूरे पाकिस्तान में मार्केट करती है। तो वो चीज़ का कोई मफादात का टकराव इसलिए नहीं हो सकता कि वो अलग कमोडिटी है, ये अलग कमोडिटी। जैसे मैंने बताया, हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है समझने की, जिस तरह से गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, आवाम को सोचना पड़ेगा कि हमें ऑल्टरनेट मीन्स पे जाना पड़ेगा, और ये ऑल्टरनेट मीन्स का एक आसान एक मीडियम है। ठीक है, वो कि ये थोड़ा महंगा ज़रूर है कुदरती गैस के मुकाबले में, लेकिन ये एक सेफ फ्यूल है। लोग कहते हैं कि ये ब्लास्ट होते हैं, तो ऐसा पहले ज़रूर होता था, लेकिन अब नई चीज़ टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करा दी गई हैं। फाइबर वॉल के ग्लास फ्री सिलेंडर्स आने लगे हैं, जो हमारी SSGC LPG कंपनी भी फराहम करती है। तो ये चीज़ें अगर लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो सेफ भी रहेंगे, और ऑल्टरनेट पर फ्यूचर में इस तरह की गैस की शॉर्टेजेस बढ़ती जाएंगी, तो ये चीज़ आपको LPG चाह रहे हैं असल में कि अगर मुस्तकबिल में भी यही सूरत हाल रही, गैस के ज़खायर ख़त्म होते गए, तो सुई सदर्न गैस कंपनी का अपना मुस्तकबिल फिर क्या होगा? देखिए, मुस्तकबिल में गैस के ज़खायर ख़त्म, ये एक बड़ा खतरनाक सवाल है। ऐसा सिनेरियो हम सोचें तो एक थोड़ा लर्जा ज़रूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़खायर कम ज़रूर हो रहे हैं। देखिए, हर साल 8 से 10% ज़खायर जो है उनमें कमी ज़रूर वाक़ हो जाती है, लेकिन हम बड़ा पुरुमीद भी रहते हैं कि नए ज़खायर जो हैं वो भी दरियाफ्त साथ साथ होते रहे और हो भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ज़रूरत है सिस्टम में गैस की, उतने तरीके से वो ज़खायर दरियाफ्त नहीं हो रहे। मिसाल बता, अगर हमें 100 की ज़रूरत है तो वो 2 या 5 या 10 के ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं MMCFD गैस की अगर मैं बात करूँ। तो ये चीज़ ज़रूर है कि ये एक थ्रेट ज़रूर है कि जितना डिप्लीशन हो रही है उससे आगे कंपनी को फ्यूचर में
एक ज़रूर हमें एक तशवीश ज़रूर है कि ये आगे अगर नए ज़खायर नहीं आए। अच्छा, सलमान साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, देखने में आया है कि सार्फिन गैस प्रेशर को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये मजबूरी किया गया इकदाम दुरुस्त है या फिर गैर कानूनी है? अगर ये गैर कानूनी है तो इस इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इदारे की जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? मैंने जैसे कि पहले सवाल के जवाब में जिक्र भी किया कि ये गैस का जो कंप्रेसर मशीन्स हैं ये ना सिर्फ गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, गैर महफूज है, बल्कि ये एक नासूर की तरह से एक माशरे का एक हिस्सा बनती जा रही है। हर पढ़ा लिखा इंसान भी अब थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि उसका रुझान इस तरफ जा रहा है कि जी हमें गैस नहीं मिल रही, तो ये बड़ा ईजी वे है, शॉर्टकट है कि हम इसको इस्तेमाल करें और डिप्लॉय करें। देखिए, आप अपने मोहल्ले की पड़ोस की 6 गलियों की गैस ज़रूर खरीद के अपने घर पे ले आएंगे गैर अखलाकी तौर पे, लेकिन कानून के शिकंजे में किसी वक्त भी आ सकते हैं, क्योंकि इस पर गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट बना था 2016 में। उसमें बहुत सारी शिकें थी गैस की चोरियों के ऊपर, तो उनमें एक ही शिक भी थी कि जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल करेगा तो 6 माह की उसको कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना। अच्छा। और इसके अलावा गैस कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी हो सकता है गैर मुहैया मुद्दत तक के लिए। ये सारी बातें के बावजूद लोगों को इस चीज़ का फिक्र नहीं है कि जी हम इस नरगे में आ सकते हैं, जबकि हमने इस पर काफ़ी एक्शंस लिए हैं, हमने रेड्स किए हैं, हमने डिस्कनेक्ट किया है, FIRs काटी हैं, सजाएं हुई लोगों को, लेकिन उस तादाद में नहीं हुई क्योंकि लोग हमें लीड्स फराम नहीं कर रहे। हम तो लोगों से बार बार अपील करते हैं कि जी आप हमें लीड्स फराम करें, हमारी टीम्स जाएंगी, लेडी सर्चर के साथ जाएंगी, वहाँ रेड करेंगी और हम उस चीज़ को बरामद करने के बाद उनको डिस्कनेक्ट करेंगे। लेकिन लोग रिलेक्टेंट होते हैं कि जी हमारे नेबर्स हैं, हम उनके साथ जो है इस तरीके से नहीं कर सकते कन्फ्रंटेशन, कि वो अब हमें बाद में भी उन्हीं के साथ रहना है, तो फिर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। देखिए ये हमारी जुरिडिक्शन में चले खान साहब, लेकिन ये शिकायत जो हैं वो आवाम की वो साल से हैं, इस पर प्रॉपर कोई स्ट्रक्चरल जो कहते हैं ना रिफॉर्म्स और इस पे पहले से तैयारी हो कि जब पता है कि मौसम भी तब्दील होना है और किस वक्त होना है, तो सभी को पता है। जितना भी हो जाए, अब जब गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो कैसे है? किसी न किसी दूसरे बरादर ममालिक से बात करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की सतह पर होना बहुत ज़रूरी हो गया है। खैर, इस सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि जो LPG सिलेंडर्स हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं प्राइसेस में। क्या मैकेनिज्म है, कौन डिसाइड करता है, किस तरह कीमतें बढ़ती हैं, इस पर बात करने के लिए LPG एसोसिएशन से इरफान खोखर साहब जो कि चेयरमैन है LPG एसोसिएशन पाकिस्तान के, वो हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। इरफान साहब, सबसे पहली बात, क्योंकि मेरे घर में भी LPG सिलेंडर ही मौजूद है और वैसे तो ये लगता है कि शायद गर्मी में कीमतें जो हैं वो कुछ कम होंगी, सर्दी में बढ़ जाती हैं, गैस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन हम तो गर्मियाँ सर्दियाँ एक तरह की प्राइस पे कर रहे हैं, बढ़ती जा रही है, कम होने में नहीं आ रही है। ये किस तरह, ये मैकेनिज्म है क्या इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज LPG हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। आप नहीं, मैं ख़ुद भी अपने घर पे LPG इस्तेमाल करता हूँ। ये किसी वक्त गरीब फ्यूल के नाम से जानी जाती थी LPG, आज ये हर घर की ज़रूरत भी है। और आप देखेंगे इतने बड़े ताकतवर लोग माफिया इसमें आ गए, हम इनको हाथ नहीं डाल। ये हुकूमत ने कीमत नहीं बढ़ाई। मैं फिर कह रहा हूँ, हुकूमत को नाकाम और बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। रमज़ान से कबल मैं चेयरमैन ओगरा से मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेहरबानी की, मैं गया, पूरी अथॉरिटी, हम 6 तारीख और 7 तारीख 2 दिन हम बैठे। मैंने कहा जी रमज़ान से कबल इस तरह ये कीमतें शूट अप करेंगी, और पिछले साल भी जिस तरह की और उससे पिछले साल भी, इस साल हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना LPG चूँकि बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी और कुदरती गैस की वजह से LPG पे लोग बोझ पड़ेगा, तो ये कीमत काबू में नहीं आएगी। मैं 2 दिन चेयरमैन ओगरा के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ ये बातचीत करता रहा, मैंने उनको बावर कराया। और अभी भी मैं जब यहाँ आपके पास आ रहा था, सबसे पहले मैंने मेंबर ऑयल एंड गैस से बात की, मैंने जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के सेल साहब है उनसे बात की, मैंने उनको ये चीज़ बावर कराई कि सर मैंने आपको रमज़ान से कबल ये चीज़ बताई थी और आज भी बता रहा हूँ, अगर हम लोगों ने कुछ ना किया, हम लोगों ने ताकतवर लोगों को हाथ ना डाला, हम गरीब दुकानदारों के पीछे पड़े रहे, उनको हज़ारों अरबों चलान करते रहे, सैकड़ों FIR कराते, कुछ नहीं होगा। LPG की कीमत मज़ीद बढ़ने जा रही है। मैंने उनको अभी से बता दिया। आप ये कह रहे हैं खोखर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को बदनाम करने का ये अमल है, लेकिन ये जिनके पास LPG है, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से बड़ी है, क्योंकि जो सरकारी नर्ख है उससे भी 100 रुपया ज़्यादा ये इस वक्त मिल रही है लोगों के लिए, खासा मुश्किल है। तो सर दुकानदार भी नहीं, आपकी एसोसिएशन भी नहीं, हुकूमत भी नहीं, तो फिर जिम्मेदार कौन है?
बिल्कुल जी, हम बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। आप और मैं टीवी पे शोर मचा के, मैं ओगरा के दफ्तर का चक्कर लगा के मैं मुसद्दक मलिक साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, पिछले साल भी मैंने कहा था, अभी मैं कहता हूँ, मुसद्दक मलिक साहब हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम स्टेट की बदनामी और ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये रमज़ान मुबारक में लूट मार हो रही है, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप देखें जिस तरह अभी SAGC के सलमान साहब मौजूद थे, मैं उनसे सवाल करना चाहता था, SAGC को 2 साल से छूट मिली LPG इंपोर्ट करने की, किसी पाकिस्तान में खिते में सरकारी कीमत की 1 किलो गैस डलवा दें। मैं मुसद्दक मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मुसद्दक साहब प्लीज, आप मिनिस्टर हैं, इस वक्त आप पावर्स में हैं, बिल्कुल तमाम इरफान साहब मुझे ये बताइएगा कि काली भेड़ें कहां पर मौजूद है? अगर हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, ना ही वो निर्ख डिसाइड करने वाले हैं, ना ही उनके दिए हुए निर्ख हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं जो कि इजाफी कीमत अवाम से वसूल कर रहे हैं या फिर मनमाने पैसे ले रहे हैं? उनका बताएं। पहली बात यह कि हुकूमत ओगरा अथॉरिटी हर महीने की कीमत मुकर्रर करती है। इस महीने की कीमत ओगरा अथॉरिटी ने 30 रुपये सिलेंडर जो 257 रुपये पर केजी बनती है, वो उन्होंने अनाउंस की है। ओगरा चेयरमैन ओगरा अथॉरिटी ने ये कीमत अनाउंस की। नंबर 1, उसको पकड़ने का तरीकाकार सिर्फ यही है, ओगरा अथॉरिटी ने अपने सिस्टम में एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसके जरिए वो मॉनिटर करते हैं जो उनके लाइसेंसी मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको। उसके बाद उन्होंने तमाम तर अथॉरिटी तमाम सूबों के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को दी हैं। आप अभी तक देखें कि सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन क्या करती है? एसोसिएशन अगर सब कुछ ये आउट ऑफ कंट्रोल ही चल रहा है तो आपकी एसोसिएशन का क्या मकसद है? मैं फिर कह रहा हूं कि अन्य बहरों की हुकूमत है, हम आप अब सिर्फ जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास मेरे पास क्या इख्तियार है सिवाय शोर डालने के अलावा, इनको नंगा करने के अलावा, इन डाकू चोरों को नाम लेने के बता मुझे बताएं कि हमारे पास आपके पास क्या इख्तियार है? ये अंधे गैर की हुकूमत है, कोई सुनने वाला नहीं। मुबारक महीने में आप देखें कि लोग लुट रहे हैं, मैं चीखो पकार कर रहा हूँ। आज मुझे 18 दिन गुजर गए, आपके साथ तीसरा शो कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं बोल टीवी पे या न्यूज तमाम टीवीज पे मेरी बात सुने इरफान साहब, आपकी बात मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत निर्ख डिसाइड नहीं करती है, हुकूमत ने जो पैसे डिसाइड किए हुए या फिर मुकर्ररा जो निर्ख दिए हुए वो कुछ और हैं, फिर आप कह रहे हैं कि अंधे बहरों की हुकूमत है, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन है इजाफी निर्ख लेने वाले? मैं फिर आपको मैं देखिए सादा से लफ्ज समझा रहा हूँ। अथॉरिटी ने जो कीमत मुकर्रर की वो सरकारी कीमत मुल्क में किसी जगह दस्तयाब नहीं है। प्लांटों से LPG सप्लाई होती है, प्लांटों से सरकारी कीमत पे या इंपोर्ट आती है या प्रोड्यूसर पैदा करता है जो मार्केटिंग मतलब ये कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा, डिप्टी कमिश्नर्स काम नहीं कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल करने वाले काम नहीं कर रहे, आपका कहना ये है। लेकिन दुकानों पर जब जाया जाता है तो दुकानदार जो है वो महंगी बेच रहे हैं, तो दुकानदारों का तो कहीं ना कहीं जो हाथ है वो तो एसोसिएशन भी कर सकती है। यानी फिर इसका मतलब है चौथे नंबर पे एसोसिएशन भी सर शामिल है कि डिप्टी कमिश्नर से लेकर तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट तक कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्रॉस द बोर्ड सबको जेल में डालें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई एसोसिएशन मेंबर भी ब्लैक मार्केटिंग करे सब अंदर। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में 300 के करीब मार्केटिंग कंपनीज हैं जो मार्केटिंग में गैस सप्लाई करती हैं। ओगरा अथॉरिटी के लाइसेंसी हैं, किसी एक को नोटिस जारी हुआ अभी तक? अगर कोई ताकतवर लोग किसी को पकड़ा होता ये सूरत हाल ना होती। मैं कहता हूं इरफान साहब आप तो टीवी पर बैठकर ठीक है इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं क्रॉस द बोर्ड इस पर जनाब कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सुना कि LPG एसोसिएशन की तरफ से कोई एहतजाज किया गया हो, कहीं पर धरना दिया गया हो, यहाँ पर बैठकर अपनी बात मनवाने के लिए अहदेदारों से कोई बात की गई हो या ऑफिशियल्स को बताया गया हो। तो फिर ये किस तरह का है शोर मचाया जा रहा है कि जिसपे हो भी कुछ नहीं रहा? मेरी बहन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 6 तारीख को 7 तारीख को ओगरा अथॉरिटी में मैं खुद मौजूद था। 4-4 घंटे चेयरमैन ओगरा सरमद असलम साहब के साथ, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ, तमाम के साथ ये कंप्लीट मीटिंग चली 4-4 घंटे। ये मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ आपको। और धरने तो देखें मेरे रमज़ान अल मुबारक महीने में, इस मुकद्दस महीने में हम किसी लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। घरों में गैस नहीं आ रही, हम आपके जरिए आवाम बात जो है वो आवाम की बात हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाना चाहते ताकि वो अपनी मुकर्रर करदा कीमत को कंट्रोल करे, सप्लाई सरकारी कीमत पे यकीनी बनाई जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान खोकर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान LPG एसोसिएशन। और अवाम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन मसीहा उतरे और फिर उनके हालात अच्छे हों। हर एक की जिम्मेदारी दूसरे पर और दूसरे की जिम्मेदारी तीसरे पर आयद होती है। बहरहाल
हमें ब्रेक से जाने से पहले चाहेंगे हाफिज वलीद साहब से कुछ नातिया कलाम वो ज़रूर पढ़िएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब हमने बड़ी ना इम्पॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि बड़ा ना डेंजरस लोगों को लगना शुरू हो गया है कि शायद पता नहीं अब ये रोबोट्स या फिर एआई जो टेक्नोलॉजी है वो उनकी जॉब्स को रिप्लेस कर लेगी, पता नहीं हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, हर जगह पर एआई बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वही काम कर रही होगी। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में चैट जीपीटी का ज़ोर शोर इस वक्त जारी है, मगर हमारे नौजवान अभी चैट जीपीटी का मुकम्मल सही से इस्तेमाल ही नहीं उन्होंने किया कि मार्केट में एक और नया टूल आ गया है जिसका नाम है डिवाइन एआई सॉफ्टवेयर। और ये जनाब डिवाइन सॉफ्टवेयर ये इंजीनियर है एआई का और अमेरिकी कंपनी है कॉग्निशन जिसने डिवाइन एआई नामी प्रोग्राम तैयार किया। ये प्रोग्राम जो है किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करते हुए कंप्यूटर कोड तहरीर करने समेत इससे मुतालिक दीगर तमाम काम आसानी से करता है। इस नए टूल को जहां नौजवानों में इसमें काम को जल्द मुकम्मल करने की उम्मीद दिला दी है, वहीं कुछ लोगों ने सोचना भी शुरू कर दिया है कि मुस्तकबिल में हमारी नौकरियां महफूज हैं या नहीं, क्योंकि लिखने का काम हो या डिज़ाइनिंग का, चैट जीपीटी और एआई टूल की मदद से ये काम मज़ीद आसान हो चुका है। वैसे ये जो नया एआई डिवाइन है इसके आने के बाद मार्केट में आईटी प्रोफेशनल्स इसके बारे में क्या राय रखते हैं, इस पर अब हमने बात करनी है। बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो मुदस्सिर हमें ज्वाइन कर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमजा खान, और हमजा खान जब माजी में भी अपने शो मुलाकात करवा चुके हैं। आपकी उनकी बनाई गई डिवाइस ने अबीना अफराद के लिए रोड और घर में अकेले काम करने और घर में चलने फिरने में मदद भी फराहम करती रहती है। अब डिवाइन के बारे में उनका तजुर्बा कैसा रहा है और वो क्या तज्ज़िया आप करेंगे इस पे। हमजा सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको कैसे हैं? ये क्या ख़तरनाक चीज़ें आ रही हैं और हर दिन नई से नई चीज़ आ रही है। लोग तो पहले वो कहते थे कि तन्हाई का बड़ा अच्छा एक इस्तेमाल हो गया था, चैट जीपीटी से बातें कर रहे थे, वो आगे से बातें कर रहा था, लेकिन ये अब डिवाइन के आने के बाद तो लोगों को ख़तरा पड़ गया है, पता नहीं अब क्या से क्या हो जाए दुनिया। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डिवाइन बेसिकली ये है कि आप चैट जीपीटी था वो एक आप सब अवेयर हैं उससे कि वो आप कुछ लिखते थे वो आपको उसका रिस्पांस देता था। बिल्कुल। और वो एक ट्रेंड मॉडल था जो कि पास 2022 तक का जितना भी डेटा सेट था उस पर ट्रेंड था, तो आप जो भी लिखते थे वो उसके इन्फो देता था। डिवाइन एक ऐसा चीज़ है जो कॉग्निशन एक कंपनी है, उसने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है। अब इसमें बेसिकली ये है कि उन्होंने इसे पोर्ट्रे इस तरह किया है कि एआई नाम दिया एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर ये ऐसे कहते हैं कि डिवाइन जीपीटी तो ये इतना मतलब वो नहीं होता, मतलब फेमस या इतना वो लोग इतने हैरान नहीं होते, बट उन्होंने इसे ऐसा मतलब एक मार्केटिंग स्किल आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने एक एआई सॉफ्टवेयर। अब लोगों के जहन में ये है कि इधर ये आ गया तो ये हमारी जॉब तो नहीं रिप्लेस कर लेगा, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा एआई के कुछ टूल ऐसे आ गए गूगल पे जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बड़े बेहतरीन अच्छे आपको इवन के ग्राफिक डिज़ाइनर इतना बेहतरीन नहीं कर सकता जितना वीडियोस वगैरह। मैंने तो हमजा यहाँ तक देखा कि वो सिंगर्स जो कि मतलब चुके हैं उनकी आवाज़ में सॉन्ग्स आ रहे हैं। जी ऐसा ही है। अब आपने डीप फेक का वो नाम सुना होगा, ये बल्कि एक समझने के डिसएडवांटेज जहाँ पे प्रोज होते हैं एआई के चीज़ के वहाँ पे कॉन्स भी होते हैं। तो एक डिसएडवांटेज जैसे बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ कि डीप फेक, अब उसमें यह था कि आपने जो बाइडन और इस तरह के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और भी थे जो कि जिनका आपने सुना होगा कि उनकी वॉइस का डेटा सेट लेके और एक रियल टाइम स्पीच बना दी कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो बंदा रियलिटी लाइफ वो, और लोगों ने उसे सच मान लिया था। और इस पे बड़ा वो यूएसए में भी बड़ा हंगामा हुआ था, बट फिर बाद में उन्होंने बताया कि ये मतलब वो रियल वीडियो नहीं। इन योर ओपिनियन ये वाकई है या फिर ये लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं? अच्छा, इसमें ये सबसे पहले तो लोग हैरान इस वजह से हैं और लोग टेंशन जो न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जो न्यू मतलब इन मार्केट जो या इन जो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं तो उनका ये है कि कहीं ये उनकी जॉब रिप्लेस तो नहीं कर लेगा, क्योंकि तो नाम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखा है। तो वो कह रहे हैं कि हम तो मशीन का तो मुकाबला हम नहीं कर सकते, लाइक इतनी कोडिंग वो हर
अभी रिसेंटली क्योंकि डिवाइन का सिर्फ ये रिलीज़ नहीं हुआ, इसकी टेस्टिंग भी हुई। टेस्टिंग किस तरह हुई कि उसका अपवर्क पे आपने नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो उसके अपवर्क के टास्क उसे मिले, उसने वो सारे कर लिए। इसके अलावा काफ़ी सारी रिनाउंड AI बेस्ड कंपनीज, उन्होंने उसका इंटरव्यू टेस्ट कंडक्ट किया, उसने वो भी पास कर लिया। अच्छा। बट एट जो एक एस्टिमेशन होती है हमारे AI में कि एक एक्यूरेसी कितनी है, जो प्रीवियस टूल्स होते थे जो हम यूज़ करते थे फॉर हेल्प और फॉर असिस्टेंस, वो थी 4% 5%, लेकिन जो डिवाइन है इसके जो एक्यूरेसी रेट है मतलब 14%, 13.6 to 14, मतलब अगर 100 सवाल इससे पूछे जाएं तो ये 14% आपको देता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ समथिंग अपर वर्जन ऑफ चैट GPT। बेटर ये होता है कि इससे हम डिवाइन GPT कहा जाता, बट उन्होंने एक वो तो मार्केट स्टंट कर दिया और लोगों के जहन में आ गया कि ये ऐसी चीज़ होगी जो हमें रिप्लेस कर देगी ज़्यादातर न्यू। अच्छा, इसमें हमजा इसमें इसके ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह क्या है? ठीक है, चैट GPT आया था, लेकिन उस तरीके से हमने अभी तक उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया। जाहिर है आप लोगों की तो फील्ड है, आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन ये डिवाइन इतना पॉपुलर हो रहा है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, डिवाइन की पॉपुलरिटी की एक वजह ये है कि एक तो चीज़ें वही जो चैट GPT देता था, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि रियल टाइम एक आपको डेटा मिल रहा है, सही। अच्छा। जवाबात मिल रहे हैं, रियल टाइम आपको कोड। अच्छा, इसमें 3 वो एक्सटेंशंस हैं। एक आपको क्या कर रहा है कि आपने कुछ टाइप किया कि भाई मुझे ये कोड चाहिए या ये एप्लीकेशन चाहिए, वो आपको पूरा कोड ब्राउज़ करके निकाल के देगा, वो उसके दूसरे टर्मिनल में वो कोड रन होगा और वो कोड के एरर्स या आउटपुट जो भी हैं वो आपको नीचे थर्ड टर्मिनल पे आएंगे। अब इन केस एरर्स आ जाते हैं, ऑब्वियसली चैट GPT पे भी यही होता है। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अक्सर बार ऐसा होता है कि कोड जो आप डालते हैं वो नहीं चल पाता, तो अब इसमें ये होगा कि एरर आ गया, वो खुद से दोबारा रिसाइकल होगा। उस लेवल में गया, लेकिन चीज़ें काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि वो मॉडिफाइड हो गई हैं, मतलब अपर उस पर चली गई चैट GPT को। तो मेरा ख्याल है कि हमजा अगली हमारी जब मुलाकात होगी तो उसमें कोई एक और नई चीज़ आ चुकी होगी और एक नया तहलका और मच चुका होगा इस AI के टूल्स में। बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमारे साथ मौजूद थे, साथ रहिएगा। इस वक्त हम एक और बड़ा ज़बरदस्त आज दिन है और वो है PSL सीज़न 9 के हवाले से फाइनल मुकाबले का जोर आ गया है। सिर्फ चंद घंटे की दूरी है, रात को 9 बजे फिर टाकरा होगा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड। और फवाद मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल फवाद मुस्तफ़ा, वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये मुकाबला है इस्लामाबाद की बैटिंग का वर्सेस मुल्तान की बॉलिंग का, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि रिजवान और शादाब दोनों का है मुकाबला और कौन होगा कामयाब आज रात पता चल जाएगा। लेकिन ऑन पेपर दोनों टीम्स बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। हमारे साथ फवाद साहब मौजूद हैं। फवाद साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड मुसलसल मैच जीते, एलिमिनेशन जो राउंड था उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। मुल्तान सुल्तान की पूरी टीम बड़ी गहरा की गहरा खिलाड़ी। आज क्या मैच को देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, ओवरऑल अभी तक जो PSL हुआ है उसमें मुल्तान सुल्तान ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है और थ्रू आउट अगर आप देखें तो उनके बेंच पे भी जो प्लेयर्स हैं उनको भी उन्होंने आजमाया, उनके साथ भी मैच जीते, तो वो एक तरीके से काफ़ी हद तक तैयार हैं फाइनल के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह से टूर्नामेंट में फाइनल में आई है, जो मैच जीत के आई है, तो ये तो नहीं हो सकता कि कोई बहुत बड़ा फर्क है, बट थोड़ा सा एज मुल्तान को हासिल है। लेकिन T20 क्रिकेट में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है, बट मुझे लगता है कि मुल्तान को थोड़ा सा एज हासिल है, क्योंकि इस्लामाबाद से प्रॉब्लम है कि वहाँ इनकंसिस्टेंसी है। ऊपर के लेवल पे बैटिंग में है ना, वो एक ही तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं कि उसमें कोई लंबी क्रिकेट खेलने वाला नहीं है। अब देखना है कि विकेट कैसा होता है। अगर तो विकेट पिछले मैच जैसा होता है तो फिर तो ये है कि जी इस्लामाबाद की चांस इसलिए अच्छे हो जाएंगे कि उनका बॉल बैट पे आता है। लेकिन थोड़ा सा हमने देखा जो पेशावर के मैच में हुआ था, बॉल आसानी से नहीं आ रहा था कराची पेशावर के मैच में और 145 भी मुश्किल हो गया था, तो मुल्तान को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि उनके बैट्समैन का ऐसे हैं कि जो लंबी बारी भी करते हैं। अच्छा फवाद साहब, इसमें मैं थोड़ा सा चाहूंगी इमाद वसीम की भी थोड़ी बात करना चाहूंगी, वरना जैसा ग्रुप स्टेज पे भी उन्होंने वैसे परफॉर्म नहीं किया था जैसे करना चाहिए था, गो के लास्ट में कर लिया उन्होंने, तो जिस तरह फ्रेंचाइज ने उन पर ट्रस्ट किया है और उन्होंने भी खुद को प्रूफ भी किया है, इस पर मैं आपकी राय चाहूंगी।
देखिए, इमाद बड़े अरसे से T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका बड़ा वसी तजुर्बा है लीग क्रिकेट खेलने का। और जहां तक इस चीज की बात है कि एलिमिनेटर पे या नॉकआउट स्टेज पे उन्होंने परफॉर्म ज्यादा बेहतर किया, तो एक प्लेयर जो होता है वो जरूरी नहीं है कि हर मैच में ही डिलीवर करे, बट जहां मैटर करता है वहां उन्होंने डिलीवर कर दिया। तो उन्होंने अपनी वर्थ बता दी कि जिस तरह से उन्होंने 2 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिताए हैं। और हमारे साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम में भी अब वर्ल्ड कप में मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आपके पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर ना नवाज परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी जो यंगस्टर्स हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। तो मुझे लगता है कि इमाद शायद वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा बन जाएंगे, रिटायरमेंट भी वापस हो जाएगी और वो टीम के साथ होंगे। चलें अब देखते हैं कि सूरत हाल आज मुल्तान और इस्लामाबाद, एक तरफ बॉलिंग बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ बैटिंग बहुत अच्छी है, तो शाम में पता चलेगा। आज दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, आज सबने ना बहुत इंजॉय करना है और हम भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी ब्रेक लेते हैं। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बोल के जायके में आपको खुश आमदीद कहेंगे। शेफ़ मायदा मेरे साथ मौजूद है, माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही हैं। तो आज बड़ी डिफरेंट सी रेसिपीज़ हैं जो कि मायदा हमें सिखाने वाली हैं, और वही बात मैं करूँगी, खुदा का वास्ता महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके इतने पैसे ज़ाया मत किया करें, घर में ट्राई किया करें, सब कुछ बन जाता है, बहुत लजीज बनता है। तो मायदा बता दें क्या बना रही हैं? अच्छा, आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट कॉर्न पास्ता सैलेड और हम बना रहे हैं लजानिया सूप। आप लोगों ने लजानिया, बेक लजानिया तो बहुत खाया होगा। आज हम थोड़ी डिफरेंट रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, लजानिया सूप। जो लोग पास्ता लवर्स हैं उनको आई एम डैम श्योर कि ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, तो आपने ट्राई करना है। सरिश, हम पहले लजानिया सूप की तरफ आते हैं क्योंकि इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। आप एक काम कीजिए, पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। मैं पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ इसके। अच्छा, लजानिया सूप में सबसे पहले जो हमने लेना है वो ऑयल लेना है। ऑयल के साथ हमने अनियन और गार्लिक को चॉप करके हमने इसके अंदर सौते करना है। देन हमने चिकन डालना है। अच्छा, चिकन को हमने थोड़ा सा पहले लहसुन अदरक के अंदर फ्राई कर लिया 1 से 2 मिनट। अच्छा, मुझे कीमा लग रहा है। हाँ जी, चिकन का कीमा है ये, आप बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। देन हम टोमेटो पेस्ट डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसको कुक करेंगे, मैरिनारा सॉस ऐड करेंगे। उसके साथ हम लजानिया शीट को तोड़ के इसके अंदर डालेंगे, चिकन स्टॉक डालेंगे जो कि किनौर के क्यूब से बना हुआ है। उसके बाद हम क्रीम ऐड करेंगे, हम चीज़ ऐड करेंगे। ये हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पकेगा फिर हम स्ट्रीट कॉर्न और चार्ट भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लजानिया सूप का। और इसमें जैसे कि मायदा ने बता दिया, प्याज चॉप्ड 1 कप, कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून्स, चिकन सूप क्यूब जो हैं वो 2, गार्लिक मिंस 4, मेरा ख्याल है जवे या क्लोव्स कह सकते हैं वो, और जो चिकन मिंस है यानी कि चिकन का कीमा है वो तकरीबन 250 ग्राम है, और टोमेटो पेस्ट 2 टेबल स्पून्स हैं, और मिक्स्ड हर्ब्स हैं। मिक्स्ड हर्ब्स हैं वो जनाब इसमें 1 टेबल स्पून है, और मैरिनारा सॉस है, ये बड़ा डिफरेंट सा नाम है। मैरिनारा सॉस है, जो पिज़्ज़ा सॉस होता है उसी को हम मैरिनारा सॉस कहते हैं। और क्रीम इसमें 1/2 कप है, 4 कप से चिकन स्टॉक है, लजानिया के शीट्स हैं, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, मोज़रेला चीज़ है, और बेसिल लीफ फ्रेश है। बेसिल लीफ फ्रेश है, आप ड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। ये वाले इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आपके किचन में नहीं होंगे, आपको ये आपको खरीदना किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा, या खुद ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ेगा और आपको लेके आने पड़ेंगे। उम्मीद है, मैंने इसलिए दोबारा रिपीट किया ताकि आप अपने पास लिख लें इसको ना, यहाँ पे चार्ट से देख लिया होगा आपने। तो ये आपने ट्राई करना है क्योंकि मुझे मायदा ने बताया कि बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत मज़े की रेसिपी है ये। अच्छा, हमने इसके अंदर पहले अनियन और गार्लिक को सौते कर लिया, ठीक है। अब हमने इसके अंदर टोमेटो पेस्ट डाला है, सही है। अच्छा, आप ऑयल की जगह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़बरदस्त, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, ठीक है। हमने इसको, अब इसके अंदर हम किनौर की सूप क्यूब ऐड कर रहे हैं। कनौर ने ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है, आसान कर दी है। कनौर के क्यूब्स मौजूद हो तो आपकी दाल भी मज़े की बनती है, आपकी कोई भी डिश हो, पुलाव हो, यखनी हो, एवरीथिंग डिलीशियस, बहुत मज़े की बनती है सारी चीज़ें। हमने इसके अंदर किनौर क्यूब एक ऐड किया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको
और ये याद रखा करें जब जब कनौर का क्यूब आप यूज़ करें उसमें हल्का सा स्लाइटली सॉल्ट होता है, बिल्कुल। तो पहले डालें क्यूब, उसके बाद आपने सॉल्ट ऐड करना है, वरना आपका खाना ज़्यादा नमकीन भी हो सकता है तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कम हो तो ऊपर से नमक डाल जा सकता है, ज़्यादा हो जाए तो कम नहीं किया जा सकता। ऐसे ही है। अब हम इसके अंदर जो हमने चिकन पहले से थोड़ा सा 3 से 4 मिनट हमने इसको सौते करके रखा था, वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप इसके अंदर डायरेक्टली भी डाल सकते हैं चिकन को, कच्चे कीमे को। हमने थोड़ा सा टाइम को सेव करना था तो हमने पहले से इसको कुक करके रख लिया था थोड़ा सा, ताकि हमारा 2-3 मिनट सेव हो जाएं। ठीक है, हमने इसके अंदर चिकन को कुछ सेकंड के लिए स्टर फ्राई किया। अब हम इसके अंदर जो ऐड करने जा रहे हैं वो हमारा है मैरिनारा सॉस। सही है, मैरिनारा सॉस आप घर में भी बना सकते हैं, आप इसको बाहर से भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सॉस इसके अंदर चला गया। सही, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, ये आप मेरे पास देख सकते हैं कनौर के क्यूब्स, ये चिकन सूप स्टॉक है, और ये है जनाब ये भी चिकन सूप स्टॉक है, और इनको आप इस्तेमाल करें अपनी डिशेस में, क्या बेहतरीन आपको जायका मिलेगा। और अगर आपके पास चिकन अवेलेबल नहीं है और आपको ऐसी रेसिपी बना रहे हैं इसमें चिकन की नीड है, तो अगर आप ये स्टॉक भी यूज़ कर लेंगे, चिकन काफ़ी महंगी भी हो गई है, तो आपको जनाब चिकन जैसा मज़ा आ जाएगा, आपका खाना उतना ही लजीज बनेगा जितना चिकन डालने से लजीज बनेगा। तो ये आपने लाजमी ट्राई करनी है, अपने किचन में ला के रखा करें। मैं तो ग्रॉसरी जब करने जाती हूँ तो तकरीबन 6 से 7 के स्टॉक्स ज़रूर लेके आती हूँ हर महीने, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी बनाना हो, दाल हो, पुलाव हो, झटपट बन जाए। अच्छा, आप क्या डाल रहे हैं? अच्छा, हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन स्टॉक। अच्छा, ये आप मुर्गी की यखनी, क्योंकि बनने में अच्छा खासा टाइम लगता है, तो आपने क्या करना है, 3-4 चिकन क्यूब्स को पानी में डाल के आपने इसको माइक्रोवेव कर लेना है, तो ये आपका चिकन स्टॉक इंस्टेंट रेडी हो जाएगा। ज़बरदस्त। ये हमने, और जो लोग माइक्रोवेव को अवॉइड करते हैं वो इसको जनाब चूल्हे पे भी बना सकते हैं, कर सकते हैं इजीली, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको हम नीचे रख देते हैं। अब इसके अंदर जो हमारी ये लजानिया शीट्स हैं, आप पास्ता की कोई भी टाइप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर लजानिया शीट ऐड कर रहे हैं, हम इसमें डायरेक्टली इसको तोड़ के हम इसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट। अच्छा जी, और ये वही टेक्सचर बनेगा, थिक सा मज़े का, थिक सा बिल्कुल सूप बनेगा ये, और बहुत मज़े का सूप होगा ये। हम इसके अंदर तकरीबन हमने 4 से 5 शीट्स इसके अंदर ऐड की हैं हमारी क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, ये इसके अंदर अब इसी सूप के अंदर ये कुक होगा, और इतने मज़े का ये लग रहा है, मुझे लग रहा है ये बहुत चटपटा सा सूप होगा। ये बहुत चटपटा होगा, और लाइक थोड़ा सा इटालियन, ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं। अच्छा, मिक्स्ड हर्ब्स, ये हमने मिक्स्ड हर्ब्स इसके अंदर डाली 1 टीस्पून जितनी, इसका इटालियन फ्लेवर होगा पूरी रेसिपी का। सही है, इसके अंदर अब हमने जो ऐड करनी है वो हमने क्रीम ऐड करनी है 1/2 कप जितनी। ये बहुत रिच रेसिपी है, आपने इसके अंदर क्रीम ऐड की। चलें जी, मैं जा रही हूँ, एक दफ़ा हम और स्क्रीन पे चार्ट दिखा देते हैं, और इसमें जनाब मैं बता देती हूँ, क्योंकि मायदा साथ साथ कुक कर रही है। इसमें हमने चॉप्ड अनियन डाला है 1 कप, ऑयल डाला है 4 टेबलस्पून्स, और चिकन सूप क्यूब्स डाले हैं 2, गार्लिक मिंस्ड इसमें डाले हैं 4 क्लोव्स, इसमें चिकन मिंस डाला है 250 ग्राम, टोमेटो पेस्ट डाली है 2 टेबलस्पून, मिक्स्ड हर्ब्स हैं 1 टेबलस्पून, मैरिनारा सॉस है 1/2 कप, क्रीम 1/2 कप, 4 कप्स चिकन स्टॉक, और लजानिया शीट्स डाली है इसमें रॉ तकरीबन 250 ग्राम, और इसके बाद नमक है, काली मिर्च है, और मोज़रेला चीज़ है, और बेसिल लीव्स फ्रेश इसमें डाले हैं। और अब ये हमारा सूप जो है ये इन प्रोसेस है, जैसे बनेगा हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है, ये इसी के अंदर कुक होगा 7 से 8 मिनट तक। ठीक है, अब हम अपनी आ जाते हैं स्वीट कॉर्न पास्ता सैलेड की तरफ। ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स पहले बता दें। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, आपने मैक्रोनी लिया बॉयल, ठीक है, आप पास्ता की कोई भी शेप ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, या जो भी आपके घर में अवेलेबल है। आपने कॉर्न्स लिए, ठीक है, ये स्वीट कॉर्न्स हैं, आपने अनियन को चॉप करके लिया। अच्छा, अनियन को आप चॉप करके धो लीजिएगा एक दफ़ा पानी से निकाल लीजिएगा। हमने गार्लिक चॉप लिया, हमने ग्रीन चिली चॉप ली, हमने इसमें रेड चिली पाउडर, हम इसमें हेलमंस का मायनीज़ यूज़ करेंगे, गार्लिक पाउडर। अच्छा, मैं फिर से बता दूँगी, जो हेलमन का मायनीज़ है ना, सीरियसली तकरीबन मुझे कुछ अरसा हुआ है मैंने यूज़ करना शुरू किया, और मैं बिल्कुल रैंडमली बग़ैर किसी के बताया इसको ख़रीद के ले आई थी, और यकीन कीजिए मैंने इससे ज़्यादा टेस्टी, इससे ज़्यादा थिक सॉस, मेयोनीज़ स्पेशली
नहीं देखा और ये बहुत टेस्टी है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसके बाद किसी दूसरे मेयों की तरफ जाएंगे। तो इसको लाजमी अपने किचन में लेके आएँ, अपने फ्रिज में रखें, आपके बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। ओके, अब हम इसकी ड्रेसिंग की तरफ पहले आ जाते हैं। हम इसकी ड्रेसिंग बना लेते हैं जिसमें हम हेलमंड्स का मायोनीज़ यूज़ करेंगे। हम तकरीबन इसमें 1 कप जितना मेयोनीज़ लेंगे, ठीक है। हम इसके अंदर अब हम जो ऐड करेंगे वो हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है। तकरीबन हाफ कप जितनी हम इसमें क्रीम डालेंगे। अच्छा, हम अपने नाज़रीन के लिए ना स्क्रीन पर ये दिखा भी रहे हैं चार्ट, जिसमें ये जो स्वीट कॉर्न पास्ता सैलेड है, इसकी रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मैकरोनी बॉइल्ड है 2 कप्स, इसमें 1 कप स्वीट कॉर्न है और इसमें अनियन हाफ कप चॉप्ड है, कोरिएंडर चॉप्ड इसमें हाफ कप है, ग्रीन चिली चॉप्ड है और गार्लिक क्लोव्स चॉप्ड है, चिली पाउडर 1 टेबलस्पून है और सॉल्ट 1/4 टेबलस्पून है और ब्लैक पेपर पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, ये दोनों 1/4 टेबलस्पून है। और उसके बाद ड्रेसिंग जो इस वक्त मैदा रेडी कर रही हैं, इसमें म्यो ये डाल चुकी हैं, इसमें हाफ कप क्रीम डाल चुकी हैं। इसके बाद क्या डलेगा? हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना लेमन जूस जाएगा इसमें, ठीक है। हम इसमें जो ऐड करेंगे वो सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे 1/4, ठीक है। 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, ब्लैक पेपर इस तरफ ठीक तो नहीं है, पड़ा हुआ? नहीं, इधर ही है। गार्लिक पाउडर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जितना और हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ करेंगे। आप वाइट पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसके अंदर 1/4 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर ऐड किया, आपने इसको क्या मिक्स कर मजे की दिया। ड्रेसिंग बन रही है, चटपटी, बहुत मज़े की होती है ये। आपके घर में इफ्तार पार्टी है, कुछ भी है, आप इसको बनाएं। अच्छा, और दूसरा मैं बता दूं जनाब, हमारे किचन में आप रौनक देख सकते हैं। मैं चाहूँगी कैमरामैन दिखाएं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लेमन मैक्स बार्स और सोप्स लाजमी रखे हुए, क्योंकि मुझे जनाब बर्तन बार बार साथ साथ धोने की आदत है। क्योंकि हम लोगों को ना पता नहीं क्यों, स्पेशली मैं अपनी बात करूँगी, कुछ लोग ना ये करते हैं कि किचन में ना अपने सिंक में बर्तन भर लेते हैं और कहते हैं सारे काम कर लेंगे फिर डिश वॉशिंग करेंगे, लेकिन हम लोगों को ना साथ साथ डिश वॉशिंग की आदत है। तो मैंने जनाब अपना ये आपको स्पॉन्ज दिखा दिया है। अगर आप बार यूज़ कर रहे हैं तो इस तरफ से यूज़ करेंगे। अगर आप मैक्स लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, लेमन मैक्स लिक्विड, तो यहाँ पर 1 और 2 ड्रॉप्स डालेंगे। 3x मोर ग्रीस ये काटेगा, झाग बनता जाएगा, डिशेस धुलती जाएंगी। तो मेहमानों के आने की कोई टेंशन नहीं, आराम से मेहमानों को बुलाएं और हर हफ्ते बुलाएं और बर्तन धोते जाएं, मेहमान नवाजी करते जाएं। तो ये जनाब मैंने आपको अपने किचन की चीज़ें जो है ना वो दिखाना ज़रूरी होती है। फिर आपको पता है चाय पीते हैं तो कराची वाले चलते हैं, तो वो चाय चाहिए कौन सी जनाब? लिप्टन ही तो है जनाब। आप हमारे किचन में लिप्टन भी देख सकते हैं और कड़क सी चाय लिप्टन की होती है तो दिमाग जो सोया होता है ना वो एकदम जाग जाता है। और कोई भी मेहमान आए तो जाहिर है पहली फरमाइश यही होती है चाय बना लो। और रात का कोई भी पहर हो, सहरी का इंतज़ार जब हम कर रहे होते हैं तो दरमियान में अगर दिल चाहे कुछ अच्छी सी खुशगवार सी फीलिंग का, तब भी हम कहते हैं चाय बना लो। तो ये लिप्टन जो है ये हर घर की रौनक है, भले रमज़ान हो भले रमज़ान ना हो। तो हम लोग जनाब लिप्टन की चाय के बगैर हमारा तो गुजारा नहीं है। मैं अगर स्पेसिफ़िकली अपने घर की बात भी करूँ तो लिप्टन भी है, जाम शीरी, ये भी आपको पता है कि रमज़ान में दस्तरखान की रौनक है। इसके बगैर आपको पता है कि दस्तरखान सजता ही नहीं है। बच्चों की भी पहली कोशिश यही होती है कि जाम शीरी मिल जाए, ठंडा ठंडा, और इतनी रिफ़्रेशिंग फ़ील आती है अफ्तार में जब ज़ाहिर आप खाली पेट होते हैं और एकदम गर्मी में कुछ ठंडा चाहिए हो तो जाम शीरी बेस्ट है। तो ये भी हमारे किचन में मौजूद है और डिफरेंट रेसिपीज़ हम जाम शीरी की भी आपके साथ शेयर करेंगे। मायदा फटाफट कुछ कर रही हैं। अच्छा, हमने सारिश इसके अंदर जो मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई थी वो ऐड की है, ठीक है। जो हमारे स्वीट कॉर्न से हमने वो डाले हैं। अब हम इसके अंदर गार्लिक चॉप डालेंगे, अनियन भी डाल दी है। हम इसके अंदर 2 टीस्पून जितना गार्लिक चॉप ऐड करेंगे, सही है। ये हमारे पास ग्रीन चिली चॉप्ड हैं, ये हम थोड़ी सी ऐड करेंगे। आपने इसके अंदर मलीर चिली नहीं लेनी, आपने जो थोड़ी मोटी वाली कढ़ाई मिर्च होती है वो ले सकते हैं। मलीर चिली बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली होती है। हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ठीक है। और हम इसको एक पहले मिक्स करेंगे। आप इसके अंदर और भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर बॉइल्ड मटर को ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर बीन्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है वेजिटेबल्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं वो वेजीज, ठीक है। ज़बरदस्त। अब हम इसके अंदर ये ड्रेसिंग डालेंगे जो हमने बनाई थी। तो इसमें जो आपने गार्लिक डाला है वो बगैर फ्राई किए डाला है तो प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं नहीं, उससे कोई, हमने उसको चॉप किया है ना, उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। आप एक दफ़ा आज ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का लगता है वो। ज़बरदस्त।
अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि मायदा इसको मिक्स कर रही है। तो ये भी बता दूं कि जिन लोगों को किचन में बार बार हैंड वॉशिंग की आदत है ना, उनके लिए पामोलिव यहाँ पर मौजूद है हमारे किचन में। तो आप भी अपने किचन में जो सिंक है ना आपका, जिसमें डिश वॉशिंग होती है, उसके साइड पे ज़रूर पामोलिव रखें, ताकि जेंटली आपके हाथ जो हैं वो वॉश होते रहें। गार्लिक की, अनियन की, या फिर फिश की, किसी भी मीट की स्मेल आपके हाथों से नहीं आनी चाहिए। बड़ा बैड इंप्रेशन आता है जब आप किचन से निकल के फौरी डाइनिंग टेबल पे जाते हैं और आपसे स्मेल आ रही होती है। तो मैं तो लाजमी अपने हैंड वॉश करके जाती हूँ, एक टॉवल साथ होता है, तो आपने भी लाजमी रखना है। पामोलिव बेहतरीन है, खुशबू भी आती है और आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है। तो मायदा भी फटाफट अपना काम कर रही है, तो मैंने सोचा साथ साथ अपनी चीज़ें भी बता दी हूँ ना मेरे किचन में क्या क्या मौजूद है। ये हमारी सैलेड रेडी है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर ले। सरिश, अगर आप उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग कर दें तो ताकि वो हम चेक कर लें कि वो हमारा कितना हो गया है। अभी मायदा ये थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। फिर ये हमारे पास पानी है, हम थोड़ा सा इसके अंदर अच्छा, मैं अपने कपड़े भी बचा रही हूँ एक्चुअली। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये भी ऑलमोस्ट कुक है, 1 आध मिनट और लगेगा इसमें। सही। ये रेडी टू सर्व है तकरीबन। और ये इतना मुझे डिलीशियस लग रहा है ना शक्ल से ही। जो लोग पास्ता लवर्स हैं ना, उनके लिए ट्रीट है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ी सी वेट कॉन्शियस हूँ, तो मैं ज़रा ना अवॉइड करती हूँ बहुत ज़्यादा म्यू, बहुत ज़्यादा क्रीम, इस तरह की रेसिपीज़ को। ठीक है, खाती हूँ, लेकिन ये है कि मंथ में एक दफ़ा जब चीट डे होता है तब आप खाइएगा इसको। बिल्कुल। अच्छा, हमारा ये पास्ता तो रेडी है, ठीक है। हम इसके ऊपर थोड़ी सी इससे गार्निश कर देंगे। आप इसके ऊपर ऑलिव भी डाल सकते हैं। इसमें जितना दिल चाहे वेजीज आप डाल लें। अच्छा, वेजीज अगर हम डालना चाहें इसमें क्या क्या डल सकता है? आप इसमें मटर यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें पर्पल कैबेज यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर ऑलिव यूज़ कर सकते हैं। मटर को आप डायरेक्ट नहीं डालेंगे, आप इसमें बॉईल करके डालेंगे। और आप इसमें कैरेट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को आपने ब्लांच करके डालना है, कच्ची नहीं डालनी है। जैसे हमारे पास स्वीट कॉर्न से वो ऑलरेडी कुक थे, टिन वाले थे, तो हमने इसके अंदर वो ऐड किए। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा रेडी है। इसको मेरा ख्याल हम इस तरफ ले आते हैं। इस तरफ और ले ये आते चीज़ हैं। कब डलेगी इसमें? चीज़ इसके अंदर जाएगी हमारी। और वो कब जाएगी? सूप में। बस अब वो हम लोग उसमें ऐड करने लगे हैं चीज़ को, ठीक है। देख लें पहले, वो बिल्कुल नरम हो गया। हाँ जी, जो ये पास्ता की लजानिया शीट्स है, लजानिया शीट हमारी कुक हो चुकी है। इसी के अंदर ही 6 से 7 मिनट लेती है, ये कुक हो गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर चीज़ को ऐड करेंगे। अच्छा, चीज़ हम इसके अंदर अभी हाफ ऐड करेंगे, हाफ हम ऊपर इसके टॉप के ऊपर, बॉल के ऊपर हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारी चीज़ इसके अंदर चली गई। अच्छा, हमने इसके अंदर सॉल्ट इसलिए कम डाला है क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है। ये हमने मोज़रेला चीज़ ली है, चीज़ में भी सॉल्ट होता है। जो सूप क्यूब है किनौर की, उसमें भी सॉल्ट होता है। तो और मैरिनारा सॉस में भी सॉल्ट होता है, इसलिए हमने इसके अंदर सॉल्ट बहुत कम डाला है। तो आप इसका एहतियात रखिएगा। ये हमारा क्या ही मज़े की इसकी खुशबू भी आ रही है और इसका टेक्सचर बहुत प्यारा है। ये मज़ा आ जाएगा जो सूप पिएगा। ये हमारा ऑलमोस्ट ये रेडी है। अब हम इसको लजानिया सर्व करते हैं। लजानिया सूप है। ऑल राइट। अच्छा, वो ख़वातीन जो मैं किचन में देख रही है ना, मैं उनसे कहूँगी कि भाई अगर कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो इन रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई करें, क्योंकि मैंने इन तमाम रेसिपीज़ को मैं टेस्ट करती हूँ। ऑब्वियसली अफ्तार के वक्त जो हम बनाते हैं, अनडाउटेडली मायदा के हाथ में भी बहुत जायका। ये रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त है और मैं यही प्लान कर रही हूँ कि मैं इनको ट्राई करती रहूँगी। तो आपने भी इनको ट्राई करना है। फिर आपने जाना है यूट्यूब पे, वहाँ पर दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल आपने सर्च करना है, वहाँ से हमारा शो देखना है। कमेंट बॉक्स में आपने वहाँ पर कमेंट करना है, अपना फीडबैक देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है, कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो क्या प्रॉब्लम है, कोई सवाल आपके जहन में तो वो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब भी आपको देंगे। अभी आप ये देखें कि मायदा इसको अब सर्व करने वाली है। ये हमारा रेडी है सूप। अच्छा, आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, स्टोर भी कर सकते हैं इसको आप बहुत इजीली। ये आपका 2 से 3 दिन चल जाएगा। आप इसको बस फ्रीज कर दें बॉक्सेस बना के। ये नहीं कि आपने इतना सारा एक साथ स्टोर कर लिया और बार बार आप उसको हीट कर रहे हैं, थोड़ा सा खा रहे हैं, फिर आप उसको स्टोर कर रहे हैं, तो इससे ख़राब हो जाएगा। पोर्शंस में डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जितना जितना आपने खाना है, 1 पोर्शन सर्विंग के हिसाब से। और जो है वो आप इसको माइक्रोवेव करके या हीट करके, जो भी आपको बेहतर लगे, आप इसको खा सकते हैं।
ज़बरदस्त मायदा, ये तो आपने बेहतरीन चीज़ बता दी कि अगर कभी लेट नाइट क्रेविंग हो रही हो कुछ अच्छा सा खाने के लिए, तो आपने अगर ये फ्रीज़ भी किया होगा तो आपने वो छोटी सी सर्विंग निकाली एक, और जनाब इसको आपने थोड़ा सा हीट अप किया और आपने इसको खा लिया। ये कंप्लीट मील है, इसके अंदर मीट भी है, इसके अंदर स्टार्च भी है, इसके अंदर वेजीज भी हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं, तो ये कंप्लीट मील है हमारा। इसके ऊपर अब हम ये हमारी जो चीज़ है इसको डालेंगे। थोड़ी सी हम इसके ऊपर हर्ब्स डालेंगे। ये जनाब आपकी गार्निशिंग हो गई। हर्ब्स ऐड करेंगे। अच्छा, इस पे अगर आपके पास बेसल लीव होंगे फ्रेश तो क्या ही बात है, ठीक है। बेसल लीव्स अगर आप इसके ऊपर डालेंगे तो ये हमारी रेसिपी दोनों डन हो गई। बेहतरीन जनाब, दोनों की शक्ल बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो मतलब है इस वक्त हज़रात हमें देख रहे हैं उनको देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा, ख़वातीन और हज़रात, कि जनाब जो हमने आज कुक किया है वो वाकई दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। मैं चाहूँगी मायदा सिर्फ एक दफ़ा फिर से अगर ये जो हमारा लजानिया सूप है इसकी रेसिपी को रिपीट कर देंगी तो सुनने वालों के लिए आसानी हो जाएगी कि आपने किस तरह शुरुआत। अच्छा, हमने इसके अंदर ऑयल डाला, ऑयल डाल के हमने गार्लिक चॉप्ड को हमने इसके अंदर सौते किया, अनियन को सौते किया। हमने फ्राई नहीं करना है, जस्ट सौते करना है, पिंक कलर उसका आ जाए उतरे टाइम तक। आपने इसके अंदर चिकन या मीट का मीन्स जो भी आपने यूज़ करना है आप उसमें डाल सकते हैं डायरेक्टली भी। मैंने कुक मीट डाला था तो हमें इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने इसके अंदर 2 to 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर टोमेटो पेस्ट ऐड किया, उसको चंद सेकंड तक हमने कुक किया। फिर हमने इसमें मैरिनारा सॉस ऐड किया। हमने इसके अंदर जो किन्नौर का चिकन स्टॉक बनाया था हमने 3 से 4 कप उसमें वो डाले हैं। देन हमने इसके अंदर जो लजानिया हमारी शीट थी, आप कोई भी पास्ता का शेप यूज़ कर सकते हैं, हमने लजानिया यूज़ किया है यहाँ पर। आप उसको तोड़ के आप इसके अंदर वो डालेंगे, सीजनिंग डालेंगे, जो हर्ब्स है मिक्स हर्ब्स आप उसके अंदर ये ऐड करेंगे। उसके बाद सॉल्ट, ब्लैक पेपर हम डालेंगे, बहुत ही टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने डालना है क्योंकि हर चीज़ के अंदर ऑलरेडी जो है वो सॉल्ट मौजूद होता है। हमने इसके अंदर भी है और किस चीज़ में, और जो किन्नौर की हमने सूप स्टॉक यूज़ किए इसके अंदर भी सॉल्ट मौजूद होता है। देन हमने इसके अंदर क्रीम डाली 1/2 कप, इसको हमने कुक होने के लिए 7 से 8 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख दिया। फिर जब ये कुक हो गया आपने चेक करना है पास्ता गल जाए तो आपने इसके अंदर चीज़ ऐड की और उसके बाद आपने इसको सर्व कर दिया। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मायदा। होप सो आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, और फिर वही बात है कि ट्राई लाजमी कीजिएगा, आपको सभी पसंद करेंगे, ज़ाहिर बताएंगे, तारीफ़ें होंगी आपकी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बोल के जायके से मुझे मायदा को इजाज़त दीजिए, वापस चलते हैं मुदस्सिर इकबाल के पास। वेलकम बैक। बोल के जायके से मैं वापस आ चुकी हूँ इस नशिस्त में जनाब, और इस वक्त मुदस्सिर इकबाल जो है ना वो बड़े भरपूर तरीके से ना अफ्तार के इंतजार में का देख रहा था कि आज कुछ मज़े की चीज़ें बन रही थी और बिल्कुल, और आप आज स्पॉन्सर के हवाले से जैसे बता रही थी वो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा, और आज रमज़ान मुबारक की 7वीं अफ्तारी है जनाब। पूरे मुल्क में इस वक्त तैयारियाँ जारी हैं ज़ोरों शोर से। कुछ इलाकों में बहुत ही 15 से 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद रोज़ा अफ्तार हो जाएगा, लेकिन कराची में करीब करीब 1 घंटा भी बाकी है। शहरी पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। तो सबसे पहले लाहौर में चलते हैं जहाँ पर ख्वाबों के शौकीन लोग आज इफ्तारी में क्या कर रहे हैं। खुरम मलिक बताएंगे। खुरम बताइएगा किस जगह पर मौजूद हैं और क्या यहाँ पर ज़्यादा बिक रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आज रमज़ान मुबारक की है वो अफ्तारी की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो खाने पीने के शौकीन हैं और शहरी जो है वो अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और ख़रीदारी करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जिस दुकान पर हम मौजूद हैं यहाँ पर समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ और दीगर लवाजमात जो है वो फराहम है, दस्तयाब हैं। जो शहरी जो है वो ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। पहले बच्चे से बात करते हैं। बेटा मुझे बताइएगा, आपका रोज़ा है, क्या खरीदने के लिए आए हो? रोजा रखा हुआ है? समोसे लेने आए हो कि पकोड़े भी लेने आए हो? ओके जी, नन्हे बच्चों की आपने बात सुनी है। समोसे जो है वो खरीदने के लिए अपने फैमिलीज के साथ जो है यहाँ पर आए हैं। यकीनन आपसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे रमज़ान मुबारक का महीना है, क्या पैगाम देंगे और क्या खरीदारी करने के लिए आए हैं।
तो हमारी कोशिश ये होती है सारी अच्छी करें। उनके पास अच्छे समोसे हैं, अच्छे चिकोरी और अच्छे पकौड़े हैं। हम इनसे समोसे पकौड़े खरीदने हैं, चिकोरियाँ खरीदने हैं। अभी आगे जाएंगे दही भल्ले खरीदेंगे, फ्रूट वगैरह खरीदेंगे। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हमें ये महीना नसीब। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी है। यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने बरकत महीना जो है वो देखने का मौका दिया। और इसी तरह लाहौरी जो है ख्वाबों के शौकीन है और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो शहरियों का रश जो है वो भर चुका है। कोई फ्रूट चाट ले रहा है तो कोई दही भल्ले जो है वो लेता दिखाई दे रहा है, और कोई पकोड़े, समोसे और कचौरी और दीगर लवाजमात से जो है वो अफ्तारी की तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। और इसी तरह बरकत महीने को जो है वो सेलिब्रेट भी किया जाता है। और तमाम मुझे तो ऐसे लग रहा है खुरम के जैसे आप ना यहाँ पर ये समोसे, कचौरियों और दही बड़ों और फ्रूट चाट की जो दुकान के बाहर खड़े हैं ना, आपको उस खुशबू से बहुत मजा आ रहा है कि आप झूम झूम के बता रहे हैं। एक चीज जो उस दिन मैं बात कर रहा था कि जो कराची में दही बड़े होते हैं वो लाहौर में जाके दही भल्ले हो जाते हैं। और आज खुर्रम ने उस बात का वो इजहार भी किया कि दही भल्ले वो भी लोग खरीदारी करते हैं ठंडे ठंडे रीगल के। जी, बहुत सी मुख्तलिफ जगहों के। और आगे हम अब कुछ बात करते हैं और पाकिस्तान के हीरोज़ की बात करते हैं हम हमेशा से। तो आज हीरो पाकिस्तानी में आज हम मुलाकात करवाएंगे नौजवान गोल्फर अहमद अली बेग, जिन्होंने वियतनाम में होने वाली लेक्सस चैलेंज गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। 3 रोज़ा चैंपियनशिप के हवाले से अहमद से बात करेंगे। जी जनाब, इस वक्त हमें अहमद ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, वेलकम टू आवर शो। पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वियतनाम में? थैंक यू सो मच जी। मेरा वियतनाम में मैच था एशियन डेवलपमेंट टूर का। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल, मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल विन थी और बड़ा एक अच्छा एक्सपोजर था और बड़ा कुछ सीखने के लिए मिला। एक आउट ऑफ कंट्री और हमारे इधर वो जो रिक्वायरमेंट चीज़ें नहीं मिलती वो वहाँ पे मिली, तो एक बड़ा एक अच्छा मेरे लिए इवेंट रहा ये माशाल्लाह। अच्छा अहमद, ये बड़ा मुख्तलिफ खेल है और कहा जाता है कि बड़ा शाहाना किस्म का खेल है। महंगा खेल के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो लोगों के पैशंस जो है वो बड़े कंट्रोल होते हैं और बड़ी कहते हैं लीडर्स के खेलने की ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि खासा रुझान बढ़ गया है बाहर और यहाँ। जब आप इंटरनेशनल गोल्फर्स के साथ खेल रहे थे, फ़र्क क्या आपने महसूस किया? बेसिकली गोल्फ महंगी है पाकिस्तान में, इवन पूरे दुनिया में गोल्फ बहुत महंगी है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इसको। बट ज़्यादातर कंट्रीज में एशिया में काफ़ी वो एक उनके वो प्लेटफॉर्म बने होते हैं, एकेडमीज बनी होती है जहाँ से उनके बच्चे सीखते हैं। जी हाँ। हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, तो हमारे पास जैसे मुझे जो जिन चीज़ों का फेस करना पड़ता है बाहर जाके, वो जैसे ग्राउंड हो गया, ग्राउंड का ग्रीन, फेयरवेज, बंकर, सैंड, सब उनका, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे जो बाहर ग्रीन जो नेक्स्ट लेवल के ग्रीन होते हैं। तो बस इन चीज़ों का थोड़ा सा होता है, बट वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपका माइंड सेटअप अच्छा है तो आप जल्दी पिक कर लेते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, वैसे अहमद मुझे ये बताएगा कि अभी हम रुझान देख रहे हैं कुछ बढ़ रहा है, आपके ख्याल में क्या वजह है कि पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो अगर क्रिकेट में देखा जाए तो एमएमए की तरफ जाते हैं, क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, फुटबॉल को करते हैं? क्या सिर्फ महंगा होने की वजह से ये शौक कम है नौजवानों में, या अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर इसकी तरफ रुझान कम क्यों रहा? बिल्कुल ऐसे ही है जी, गोल्फ बड़ी महंगी गेम है। क्रिकेट में देखें आपको कोई इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, आपने एक बैट लेना है, बॉल लेनी है और आप खेल सकते हैं। और गोल्फ में आपको इसकी 14 स्टिक्स होती हैं, एक पूरा गोल्फ बैग होता है, अंदर 14 आयरन होती हैं, फिर बॉलें, ग्लव, सब कुछ। तो गोल्फ ज़रा एक्सपेंसिव भी है, इसीलिए लोग खेल नहीं सकते। और मसला ये है कि गोल्फ क्लब में एंटर होने के लिए आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। Exactly. तो मेंबरशिप यहाँ पर ऐसे ही नहीं मिलती, वो आपको लेनी पड़ती है, वो 15-15, 20-20 लाख रुपए की मेंबरशिप तो है। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात, एक मजे की बात मैंने आपसे पूछनी है ना, लाइटर नोट, वो लोग जो गोल्फ नहीं जानते या जो कभी खेले ही नहीं है, वो मेरी तरह के लोग ना, वो ये सोचते हैं कि जब ये शॉट लगता है तो ये कैसे इतनी दूर होल में बॉल चली जाती है। बिल्कुल जी, ये बड़ी प्रैक्टिस होती है। और ये इसका गोल्फ ऐसी है कि आप डेली प्रैक्टिस चाहिए इसके साथ, इवन हर स्पोर्ट्स के साथ चाहिए, बट गोल्फ में है कि आपके पास 14 आयरन्स हैं, तो उनमें सब के साथ आपने अपने आप को परफेक्ट करना है। एग्जैक्टली।
तो ये फिर सबसे बड़ी बात है कि मौसम को लेके, हवा को लेके किस तरह से कैसे खेलना है, ये भी मैं देखता हूँ गोल्फर्स दोस्तों में कि वो बड़ा इस इम्पोर्टेंट। लेकिन आप में ये लेक्सस जो टूर्नामेंट, ये चैम्पियनशिप थी, इसके हवाले से बताइएगा, कितने ममालिक के यहाँ लोग मौजूद थे और आपने वहाँ पर टाइटल जीता है? ये इधर सारे एशिया से आते हैं, टूर इसका नाम है। सही। और ये जो मैं टूर खेलता हूँ, और इस पे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम के भी थे, और काफ़ी जो थे, जो यूरोप से भी 2-3 यूरोप कंट्री से भी आए हुए थे। तो इसमें समझ लें पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए थे, अमेरिका से भी एक आधा आया हुआ था, तो इस तरह बट ज़्यादा एशियन ज़्यादा थे ये सारे। बहुत शुक्रिया अहमद, आपको बहुत मुबारक, आपने ज़बरदस्त से कामयाबी और इसी तरह से कामयाबियाँ समेटते रहें। और आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, पता ही नहीं चला। नहीं पता तो चला। चले जी, इंशाल्लाह कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।